नमस्कार, विक्रम टॉक्स में आपका स्वागत है। हमने आपसे कहा है कि हम आपको हर शख्सियत से मिलवाएंगे जिनसे आप कभी कभी सवाल नहीं पूछ पाते या शायद उन तक आपके सवाल नहीं पहुंच पाते। ऐसे में हमने आपसे जो वादा किया है, आज उसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पूर्व सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के डॉक्टर उदित राज। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सबसे पहला एक सवाल कि क्यों नहीं आज पेट्रोल जो है करीबन 100 के पार हो चुका है, लेकिन सड़क पे नहीं है कांग्रेस। देखिए, ऐसा है कि 2014 के बाद में आंदोलन का और सोच का दिशा बदल गई। जिस तरह कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, तो अभी एक बड़ा तबका समाज का मुसलमानों को सुधारने में लगा हुआ है। कहावत है कि सौतन का पति जरूर मर जाए, चाहे खुद का पति खुद विधवा हो जाए। यानी मुसलमानों को एक टारगेट बनाया, एक दुश्मन खड़ा कर दिया है। हिंदू मुसलमान हर जगह देखा हुआ, पूरा व्हाट्सएप है और जितना गोदी मीडिया है, और इस देश के प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि कब्रिस्तान है, शमशान भी होना चाहिए, और इस देश के प्रमुख जो राज्य है उत्तर प्रदेश, उसके मुख्यमंत्री अतीत में कह चुके हैं कि मुस्लिम महिलाओं को कब्र से खोद करके बलात्कार करना चाहिए। और 2014 में इस वायदे के साथ में वोट लिया था। एक भावनात्मक असर पैदा किया था कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो लाहौर तक घुस करके मारेंगे। तो काफ़ी हद तक जनता वहाँ भ्रमित है, पाखंड में, कर्मकांड में फंसी पड़ी हुई है। और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है टेलीविज़न के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से, कि अगर वो रहेंगे नहीं तो क्या होगा कल देश का। यानी गलत दिशा में पूरा सोच बदला गया है। दूसरी बात है कि झूठ और सच का फासला ख़त्म हो चुका है। झूठ बोल करके प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सच की विजय होती है, तो ज़रूरी नहीं कि सच की हमेशा विजय हो। हज़ारों वर्ष के औरतों के साथ अत्याचार हुआ, तो हज़ारों वर्ष तक झूठ कैसे चल रहा था, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। उसी तरीके से जो वर्ण व्यवस्था है वो भी असत्य है, लेकिन चल रही है, झूठ पर चल रही है। कि एक मान्यता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आदमी का जन्म होता है। अब कोई सत्यापित तो है नहीं, तो ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि जिस तरह से राजनीतिक परिवेश का निर्माण हुआ 2014 के बाद, वो बदल गया, और उस माहौल में ढले नहीं थे। और दो दल थे वो संघर्ष करने का, जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, और जुडिशरी का दुरुपयोग, तो सबको डरवा लिया। तो डरवाना एक बात है। राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जिन्होंने चाइना के ऊपर बोला, या तो कोविड के आने की वार्निंग दी, बेरोजगारी की सुनामी आएगी, या कहा जैसा अप्रैल 2000 में ये कहा कि टेस्टिंग ही इसका एक तरीका है कोविड का। फिर अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबके लोगों के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा कैश दिया जाए। तो एक नेता ही केवल उठा रहा है। कांग्रेस में भी जो पुराने नेता हैं राहुल गांधी जी का साथ नहीं दे। तो एकमात्र नेता जिन्होंने बराबर खड़े होकर के लड़ाई लड़ी है। अब आंदोलन अब बन रहा है। बंगाल के चुनाव के बाद से माहौल बना, अभी भी माहौल बना, लेकिन मार जब जनता के ऊपर पड़ रही है तो जनता को भी तो सोचना चाहिए। जनता क्यों नहीं आई? जब 2010 से 11 में जनता सड़क पर आ सकती है, तो अब क्यों नहीं आ रही? तो उसके कारण यह है कि भय है, डर है, और सेडिशन लॉ लागू हो जाएगा, और धार्मिक
मामलों में उलझा दिया गया, हिंदू मुस्लिम में उलझा दिया गया है। तो यही कारण है। सर एक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए चीज़ों को, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव 8 महीने बाद है, आप खुद एक बड़े नेता के रूप में आते हैं, तो ऐसे में क्या है कि कांग्रेस में इतने गद्दावर नेता होते हुए भी जो कहीं ना कहीं नंबर 2 पार्टी मानी जाती थी या 2 पार्टियों के बीच में युद्ध माना जाता था हमेशा, बीजेपी और कांग्रेस, वो धीरे धीरे अब बदलते जा रहे हो। अब जैसे स्थानीय चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कांग्रेस कहीं नीचे दिख रही है और ये माना जा रहा है कि टक्कर सपा देगी क्या, तो इस गिराव को कैसे देखते हैं सर? नहीं है, अभी धक्का तो लगा है। 2 साल से कोई रेगुलर अध्यक्ष नहीं है। राहुल जी ने छोड़ा है अध्यक्ष पद का, सोनिया जी संभाल रही हैं, तो अब गति पकड़ेगा और परिवर्तन हो रहे हैं। और कुछ न कुछ कमियां तो ज़रूर रही हैं संगठनात्मक स्तर पर, वरना हम इतना नीचे न गिरे जाते तो गिरते। अब उसके ऊपर आत्मचिंतन करके उसको सुधारना पड़ेगा। और बीजेपी का विकल्प केवल कांग्रेस है और देश की जनता को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए, चाहे मुस्लिम हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों। कांग्रेस ही जो भी कुछ दिया है दिया है और आगे देगी, बाकी कोई नहीं कर सकता। जैसे संविधान बचाने की बात है तो संविधान बनाया कांग्रेस ने, लागू किया कांग्रेस ने, आगे कांग्रेस ही बचा सकती है, नहीं और दूसरे दलों को चिंता ही नहीं है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से ख़त्म हो चुका है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जिसको चाह रहे हैं जेल बंद कर रहे हैं। लेकिन रीजनल पार्टी ने कभी बात को उठाया नहीं। चीन का मामला हो, चीन अभी भी लद्दाख के वैली में बैठा पड़ा हुआ है और किसी राजनीतिक दल से लेना ही देना, चाहे वो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर हों, तेलंगाना को हैं, उड़ीसा को हों, बंगाल के हों, कहीं के। तो पूरा जो ये तंत्र है, इतना बड़ा तंत्र क्रिएट कर दिया है नोटबंदी से, झूठ से, और पूरा ब्यूरोक्रेसी को ख़त्म किया, सारी संस्थाओं को ख़त्म किया। तो उसके कारण वजह है कि एक भय का माहौल पैदा कर दिया है और जो पहले जन आंदोलन होता था नहीं हो रहा है। जनता का कहीं ना कहीं कसूरवार है, जनता ही तो चुनती है इनको, तो क्या जनता को हम छोड़ देंगे? जनता को छोड़ देंगे तो फिर जनतंत्र नहीं बचेगा। जनता के लिए जनतंत्र। राहुल जी को मुझे व्यक्तिगत तौर से क्या समस्या है? हम अगर चिंतित हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है तो जनता भी तो करे, जनता भी तो इसका प्रतिकार करे। सर शायद जनता को नेता नहीं मिल पा रहा है कि जो क्यों? जनता के नेता की क्या जरूरत है? जनता क्यों नहीं सड़क पर उतरती? 2011-12 में कोई नेता मिला था, कोई पॉलिटिकल पार्टी थी? जनतंत्र में जनता का होता है, जिसकी खुद की ज़रूरत हो आगे नहीं आएगा, सहयोग नहीं देगा। आपके हालिया ट्वीट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो कमिश्नर की नियुक्ति हुई या फिर उत्तर प्रदेश को लेकर खासकर आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने लिखा कि 400 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम सरकार जो है वो गोमूत्र और राम मंदिर जैसे मुद्दों पे है। मैं सरकार को नहीं कहा कि जो नौजवान है वो डिग्री लेकर करेगा क्या, तो इसीलिए इंजीनियरिंग कॉलेज में जो एडमिशन लेने का वो था, रेस था, जो एक कंपटीशन था, रुचि थी, वो ख़त्म हो गई है। तो अब करें क्या? जो कि नौकरी मिलती तो इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें भरती, जब सीटें नहीं भर रही तो बंद हो गई 400 इंजीनियरिंग कॉलेज, और बंद होंगी, हज़ारों बंद होंगी। तो अब इनके लिए क्या कहा जाए? अगर ये नौजवान उठ खड़े हुए होते और इनको 2 करोड़ रुपये रोज़गार देने का जो वायदा किया गया था, तो आज इनको ये बुरे दिन देखने न पड़ते। तो मैं नौजवानों से कह रहा था कि अगर तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तब तो व्हाट्सएप पर मोदी कर रहे थे, व्हाट्सएप पर मुस्लिम गाली दे रहे थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सारी झूठी बातें फैला रहे थे। अब लोग। सर एक अंतिम सवाल, जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आने वाली है सरकार जल्द ही, जिस तरीके से प्रावधान लेके चल रहे हो, कानून बनाने को लेके चल रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि भारत कहीं भी अभी भी कहीं ना कहीं 60% अधिक ग्रामीण में बसता है। देखिए, ऐसा है कि उसके ऊपर वह पार्टी का मत आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, बता दिया जाएगा। अभी हम इस पर नहीं कुछ बात कर पाए। सर एक अंतिम सवाल, आपकी
आगे के भविष्य की रणनीति क्या है? 7 राज्यों में चुनाव है या उनको लेके या अन्य कोई रणनीति, क्योंकि एक बड़े समूह का आप नेतृत्व करते हैं, इसमें आपकी क्या? देखिए, ऐसा है कि अवसर मिलने की बात है। अभी पार्टी अवसर देगी तो ज़रूर हम एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और मैं दलित समाज से यही कहना चाहता हूँ ख़ास तौर से कि यह कांग्रेस पार्टी थी 1990 के पहले सारे अधिकार दिया, संविधान लागू किया और राष्ट्रीयकरण किया तमाम बैंकों का और इंश्योरेंस सेक्टर का और भी सारे सेक्टर थे जहां रोजगार मिला और संविधान को लागू किया। तो कांग्रेस ही बचा सकती है। अब जो एक भावुक नारा दिया गया था कि राज तुम्हारा होगा, तो 15% का ही राज नहीं हो सकता, भागीदारी मांगना चाहिए था, मुद्दे की बात करना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर अगर भागीदारी का इंतज़ार करते या अपनी हुकूमत का इंतज़ार करते थे, एक काम न कर पाते। इसलिए मुद्दों के ऊपर वो संघर्ष किए और मिला, अधिकार मिला। तो अभी समाज जो केवल गाली गलौज में उलझा हुआ है, ब्राह्मणवाद को गाली देने से ही उसकी तृप्ति हो रही है, उसको छोड़ना पड़ेगा और भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उदित राज, जिन्होंने अपनी भावनाओं को और अपने विचारों को रखा है और कहा है कि भविष्य में अगर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी मिलती है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं आने वाले चुनाव।